मनुष्य का प्रादुर्भाव जब से भूखंड पर हुआ तब से ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रकृति के अन्य संघटकों का सहारा लेता रहा और उनके साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहा। परंतु यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अपनी आवश्यकताओं की इस पूर्ति के प्रयास को अपने और अपने परिवार की अस्तित्व की रक्षा के लिए करता था और इसलिए एक दूसरे के साथ पूरकता के भाव के आधार पर मनुष्य और प्रकृति के अन्य संघटक एक दूसरे का सहयोग करते थे और इस आधार पर जहां साध्य की पवित्रता आवश्यक थी वहीं साधन की भी पवित्रता की आवश्यकता का विचार भी हमारे जीवन का हिस्सा था। अर्थात हम हर आवश्यकता की पूर्ति करना धर्माधारित नहीं मानते थे। वे ही आवश्यकताएं पूरी की जा सकती थी जो न्यायोचित हैं, जस्टिफाइड हैं, और ऐसी जस्टिफाइड और न्यायोचित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का उपयोग होना था उन साधनों के उपयोग के संबंध में भी शुचिता का विचार हमारे जीवन का हिस्सा था। अर्थात हम हर साध्य की पूर्ति करना आवश्यक नहीं मानते थे और किसी भी साध्य की पूर्ति के लिए हर साधन का उपयोग करना भी हमारे सोच, विचार और दर्शन का हिस्सा नहीं था। अर्थात साधन की शुचिता और साध्य की शुचिता दोनों का विचार हमारे आर्थिक चिंतन का वैचारिक अधिष्ठान था और इस आधार पर हम एक स्वावलंबी आत्मनिर्भर जीवन जीने का मॉडल स्वीकार्य मानते थे और हमारे ऋषियों और मनीषियों ने अपनी अंतर्चेतना और लंबी साधना के आधार पर प्रकृति के जिन रहस्यों का साक्षात्कार किया उसके आधार पर उनको यह विचार समझ में आया था कि साधन और साध्य दोनों की शुचिता के विचार के आधार पर ही खड़ा आर्थिक विकास का मॉडल धारणीय और पोषणीय हो सकता है और जिस आर्थिक विकास के स्वरूप में साधन और साध्य की शुचिता का विचार नहीं है वह पोषणीय और धारणीय विकास का मॉडल नहीं हो सकता। आज हमारे सामने विश्व के सभी देशों के सामने यह चुनौती एक मूर्त रूप लेकर खड़ी है जहां विकासशील और अविकसित देशों के सामने आर्थिक विकास को प्राप्त करना, समृद्धि के इच्छित स्तर को प्राप्त करना हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, वहीं विकसित देश जिस विकास और समृद्धि के स्तर को प्राप्त कर चुके हैं उसे बनाए रखना उनके लिए दूसरी बड़ी चुनौती है। क्योंकि जिस विकास के स्तर को उन्होंने प्राप्त किया है वह विकास का स्तर जिस मॉडल पर आधारित है, जिस प्रारूप पर आधारित है, वह प्रारूप ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन का मॉडल है और उसमें हम उत्पादन अपनी अथवा अपने परिवार की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए नहीं करते, रादर वी इंश्योर प्रोडक्शन टू सेटिस्फाई मार्केट डिमांड। और इसलिए भारत के दर्शन, दृष्टि और विचार के आधार पर जहां हमारा परिवार हमारे लिए परिवार था, हमारी आवश्यकताएं और परिवार की आवश्यकताएं महत्वपूर्ण थी, वहीं गांव भी हमारे लिए परिवार था, जनपद भी परिवार था, देश भी परिवार था और संपूर्ण वसुधा परिवार थी। इसलिए मनुष्य के अस्तित्व की रक्षा के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी उत्पादन आवश्यक है, उसे हम प्रकृति के संघटकों के साथ मिलकर करना अपने विकास के प्रारूप का हिस्सा मानते थे। परंतु एक दूसरा विकास का मॉडल हमारे सामने खड़ा हुआ जिसने संपूर्ण वसुधा को एक बाजार माना और इस बाजार की आवश्यकता की संतुष्टि के लिए उत्पादन की संरचना खड़ी की और इस संरचना के आधार पर जो उत्पादन का मॉडल विकसित हुआ उसके कारण जगह जगह पर ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन के सेंटर खड़े हुए। अब इनमें उत्पादन वहां नहीं होता जहां इसकी आवश्यकता है, या हो सकता है कि वहां भी हो रहा हो पर यह आवश्यक नहीं है, अथवा जहां पर कच्चा माल है वहां उत्पादन का सेंटर हो, यह भी आवश्यक नहीं है। इसलिए इन ऑर्गेनाइज्ड प्रोडक्शन के
सेंटर्स के कारण उत्पादन की लागत बढ़ी है। मौद्रिक लागत बढ़ने के साथ साथ वास्तविक लागत बढ़ी है, अर्थात पर्यावरण की कास्ट भी बढ़ी है। हम कच्चे माल को प्रोडक्शन के सेंटर तक ले जाते हैं और उत्पादित माल को उपभोग के केंद्रों तक पहुंचाते हैं। इसके कारण जहां एक तरफ लागत, आर्थिक लागत बढ़ती है, मॉनेटरी कॉस्ट बढ़ती है, उसी के साथ साथ वास्तविक लागत भी बढ़ती है, पर्यावरण की लागत भी बढ़ती है और प्रकृति के संघटकों पर एक अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसलिए जो स्वदेशी मॉडल है उसमें यह माना जाता था कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने प्रयास, अपने उद्यम और अपने पुरुषार्थ के आधार पर करेंगे और जो साधन हमारे यहाँ उपलब्ध हैं उन साधनों का उपयोग भी हम अपने हित में करेंगे। ऐसी स्थिति में उत्पादन के ये जो दो मॉडल हमारे सामने खड़े हुए, एक परिवार आधारित मॉडल और दूसरा बाजार आधारित मॉडल, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बाजार की दृष्टि से प्रवेश करती है और अंततोगत्वा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य बन जाता है। ऐसी स्थिति में भारत का यह जो प्राचीन सोच था, जिसमें हम साधन और साध्य की शुचिता के आधार पर परस्पर निर्भरता के साथ साथ अपनी आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के मॉडल, जो हमारी सुख और शांति का आधार था, वो हमारी दृष्टि से ओझल हो गया और हमारे उद्योगों पर इसका भारी और प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इस भारी और प्रतिकूल प्रभाव के कारण हमारे उद्योग धंधे अपने न्यूनतम स्तर पर पहुंच गए और हमारे वे कारीगर जो हर प्रकार से कुशल थे, जिनकी कुशलता के आधार पर उनके उत्पादों की मांग न केवल भारत में थी बल्कि पूरे विश्व में थी और भारत न केवल ज्ञान और विज्ञान की दृष्टि से, न केवल अपने पुरुषार्थ और पराक्रम की दृष्टि से, बल्कि अपने आर्थिक विकास और समृद्धि के कारण भी विश्व में जाना जाता था। ऐसी स्थिति में जब हमारे इस ब्रिटिश पीरियड में हमारे उद्योग धंधों पर विपरीत प्रभाव पड़ा और मुक्त व्यापार के नाम पर जो नीति अपनाई गई उसका हमारे उद्योग धंधों पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, उस समय अनेक महापुरुष अपने उस प्राचीन चिंतन, दर्शन और दृष्टि के आधार पर खड़े हुए और उन्होंने फिर से स्वदेशी आंदोलन की बात की। उनमें पूज्य महामना जी का नाम सबसे ऊपर आता है। वे यह मानते थे कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्र का निर्माण है और स्वदेशी अर्थात देश प्रेम, हमारे देश प्रेम और राष्ट्र भक्ति का गाढ़ा उत्कृष्ट रंग जो हमारे अन्य सब भावों को दबा देता है, वही स्वदेशी है। और वे ये कहते थे कि हमने अपने जीवन में स्वदेश प्रेम और राष्ट्र भक्ति के आधार पर ही स्वदेशी की बात सोची है, कही है और लोगों को समझाई है। पूज्य महामना जी मानते थे कि अगर राष्ट्र का निर्माण होना है, उसको रिकॉन्स्ट्रक्ट करना है, रीस्ट्रक्चर करना है, तो स्वदेशी ही उसका एकमात्र उपाय है और वह स्वदेशी तब खड़ा होगा जब हमारे अंदर स्वदेश के प्रति आस्था और प्रेम होगा और वह प्रेम इतना गाढ़ा होगा कि वह हमारे दूसरे भावों पर भारी पड़े। 1932 में उनकी अध्यक्षता में स्वदेशी संघ की स्थापना हुई। उसके नेतृत्व में जगह जगह स्वदेशी प्रदर्शनियां लगाई गई। 1934 में कालपी की एक प्रदर्शनी में मालवीय जी ने एक अत्यंत भावपूर्ण भाषण दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा स्वदेश प्रेम स्वदेशी का आधार है और इसका हमारा आशय यह है कि हम देश के माल को देश के हित में, देश के लोगों के लिए उपयोग करें, यही स्वदेशी का आधार है। आज हमारे लाखों कारीगर, उनमें उत्कृष्टता का अभाव नहीं है, उनकी कुशलता अपने स्थान पर है, परंतु जितना नुकसान ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के कारण हमारे उद्योगों को नहीं हुआ, उससे अधिक नुकसान अंग्रेजी अधिकारियों की वित्तीय और आर्थिक नीतियों के कारण हुआ। अगर हमें आज फिर से राष्ट्र के अपने निर्माण के आधार को मजबूत करना है तो हमें स्वदेशी विचार की ओर जाना पड़ेगा और वह वही स्वदेशी विचार है जो हमारे ऋषियों और मनीषियों के चिंतन पर आधारित था। मालवीय जी कहते थे कि स्वदेशी आंदोलन के लिए,
स्वदेशी उद्यमों की रक्षा के लिए हमें 3 स्तर पर काम करना पड़ेगा। एक तो पहला काम है कि जो हमारे स्वदेशी उद्यम हैं उनका संरक्षण, नए उद्योगों की स्थापना, और तीसरी चीज यह है कि इन स्वदेशी उत्पादों के प्रति हमारी निष्ठा, भक्ति और श्रद्धा। ऐसी स्थिति होने पर देश के संसाधनों का उपयोग देश के उद्योगों के लिए होगा और देश के उद्योगों द्वारा उत्पादित उत्पाद का जो लाभ होगा वह भी हमारे देश के लोगों को मिलेगा। इसलिए स्वदेशी विचार राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है। इसके अतिरिक्त दूसरा स्वदेशी का कोई विचार नहीं है। तीसरी चीज, जैसा कि हमने कहा कि आज उत्पादन के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में, विनिमय और वितरण के क्षेत्र में जो प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, उस प्रतिस्पर्धा का आधार ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन का मॉडल है। उपभोक्ताओं के बीच में भी प्रतिस्पर्धा है, उत्पादकों के बीच में प्रतिस्पर्धा है, कंपनियों के बीच में प्रतिस्पर्धा अर्थात मार्केटिंग के क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा है, और उत्पादन के जो अनेक संसाधन हैं उन संसाधनों के बीच में भी प्रतिस्पर्धा है। परिणाम है परस्पर निर्भरता का एक ऐसा मॉडल खड़ा हुआ जिसमें कोई भी व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं है। मनुष्य के जीवन का उद्देश्य सुख, शांति, प्रसन्नता है, और यह सुख, शांति और प्रसन्नता का विचार, दर्शन, दृष्टि तभी मूर्त रूप ले सकती है जब हम आत्मनिर्भर हों। हमारे ऋषियों ने कहा है, सर्वम परवशम दुखम सर्वमात्मवशम सुखम एतद विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुखयोः। अर्थात सुख, शांति और प्रसन्नता का आधार आत्मनिर्भरता है, और इसके विपरीत दूसरे पर निर्भरता दुख का कारण है। संक्षेप में अगर हमें सुख और दुख को चिन्हित करना हो, उन्हें परिभाषित करना हो, तो सुख को हम आत्मनिर्भरता के रूप में और दुख को दूसरे पर निर्भरता के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, चिन्हित कर सकते हैं। इसलिए स्वदेशी विचार का आधार आत्मनिर्भरता है, स्वावलंबन है, परस्पर पूरकता का भाव है, और इसमें सुख हमारा उद्देश्य है, शांति हमारा उद्देश्य है, प्रसन्नता हमारा उद्देश्य है। इसलिए आज अनेक लोगों ने जो ग्रोथ के इंडेक्स बनाए हैं, जो विकास के इंडेक्स बनाए हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के मेजरमेंट के जो इंडिकेटर्स हैं, उसमें ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस भी इसका एक इंडिकेटर है। जीडीपी के स्थान पर ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। जितना प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जितना बाजार बढ़ रहा है, उतना ही असंतोष बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि साधन और साध्य की शुचिता का विचार हमारे उत्पादन के मॉडल से गायब हो चुका है, और इसलिए शोषण, असमानता और पारदर्शिता हमारे जीवन से अनुपस्थित होती हुई दिख रही है। इसलिए मालवीय जी का जो दर्शन था, वे एक महान विचारक थे, एक युग दृष्टा महापुरुष थे। आधुनिक भारत में अनेक महापुरुष हुए, परंतु उन अनेक महापुरुषों की दृष्टि अलग अलग क्षेत्रों तक रही, परंतु मालवीय जी मूर्तिमंत भारत थे। उन्होंने भारत को संपूर्णता में देखा, उसको अनुभव किया, और हमारे ऋषियों और मनीषियों के चिंतन और दर्शन पर आधारित जो विचार था उसे हर क्षेत्र में उन्होंने प्रतिष्ठित करने का बीड़ा उठाया। वे एक अत्यंत सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति थे, परंतु अपनी प्रतिभा और मेधा के आधार पर उन्होंने अपने वकालत के क्षेत्र में अपनी जो प्रतिष्ठा अर्जित की वह किसी दूसरे को प्राप्त नहीं हुई। चौरी चौरा कांड में चाहे जहां भी हो, जिस समय भी देश को कोई ऐसी स्थिति आई जब एक ऐसे विकल्प की आवश्यकता थी जो उस संकट से देश को निजात दिला सके, तो उसमें केवल और एक विकल्प होते थे, पूज्य महामना मदन मोहन मालवीय जी। शिक्षा का विचार भी उनका अपना दर्शन है। वे मानते थे कि शिक्षा, एजुकेशन इज ए टूल to enlighten human minds as well as their hearts, and this education will be capable to do only when education is rooted in basic values of the nation.
शिक्षा लोगों के मस्तिष्क का परिष्कार तो करती ही है, पर वह उनके हृदय का भी परिष्कार करती है। और ऐसा करने में शिक्षा तभी सफल होती है जब शिक्षा राष्ट्र के सांस्कृतिक मूल्यों के मूल में प्रतिष्ठित होती है। और इसी विचार के साथ उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वे मानते थे कि फ्रीडम, इंडिपेंडेंस एंड सॉवरेंटी मैटर, बट व्हाट मैटर्स मोर इज टू सस्टेन विद इंडिपेंडेंस, फ्रीडम एंड सॉवरेंटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हु कैन? ऑफ कोर्स वन who is independent, free and sovereign in respect of education and knowledge। हमारे जीवन में स्वतंत्रता का, संप्रभुता का बहुत महत्व है, परंतु यह स्वतंत्रता और संप्रभुता हमारे जीवन में प्राप्त हो यह महत्वपूर्ण है, परंतु हम इस स्वतंत्रता और संप्रभुता को लंबे समय तक बनाए रखें यह उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और यह तभी संभव है जब हम शिक्षा और ज्ञान की दृष्टि से संप्रभु और स्वतंत्र हों। इसी उद्देश्य से उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। यही मॉडल वे आर्थिक क्षेत्र में भी चाहते थे कि हमारा स्वदेशी का मॉडल, आज हम कोविड-19 की महामारी के कारण जो ग्लोबल इकोनॉमी पर इंपैक्ट है उसको महसूस कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर आर्थिक समृद्धि और विकास की दर को भारी क्षति होने वाली है। हमारे उद्योगों पर हर प्रकार से प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत में भी 80 to 90% जो हमारे इंडस्ट्रीज हैं, दे हैव बीन पुट इन ए सिचुएशन ऑफ इकोनॉमिक हर्ट। और ऐसी स्थिति में हमने यह अनुभव किया कि हमारे वे श्रमिक जो रोजगार की तलाश में इन ऑर्गेनाइज्ड मोड ऑफ प्रोडक्शन सेंटर्स पर गए थे, इन उद्योगों के बंद होने पर अपने जीवन को उनके लिए वहां निर्वाह करना कठिन हो गया और वे अपने गांव की ओर मुड़े। आज यह हमारे लिए एक चुनौती है। मालवीय जी मानते थे कि हमारे उद्योगों के पतन के कारण कृषि पर लोगों की निर्भरता बढ़ी है और यह कृषि पर निर्भरता बढ़ने के कारण हमारी निर्धनता बढ़ी है। इसलिए रहमतुल्लाह जी ने मार्च 1916 में जब यह मांग उठाई असेंबली में कि हमें भारत के उद्योगों की स्थिति पर विचार करने के लिए कमेटी बनानी चाहिए सरकार को, उसमें मई में जो इंडस्ट्रियल कमीशन बना, मालवीय जी उसके सम्मानित सदस्य थे। मालवीय जी ने देश के उद्योगों की दुर्दशा पर एक व्यापक मार्गदर्शन लोगों का किया। सारे तथ्यों के साथ उन्होंने जिस तरह से अपने विचार को प्रस्तुत किया वो आंख खोल देने वाला है। और यह केवल और केवल मालवीय जी के लिए संभव था, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि स्वदेशी और देश प्रेम ये दोनों पर्यायवाची हैं। वे मूर्तिमंत भारत थे। उन्होंने कहा कि मैंने अपने 56 वर्ष तक जो जीवन मैंने स्वदेशी के आधार पर जिया है, उसके आधार पर जो मैंने अनुभव किया वो बातें मैं कह रहा हूं। और औद्योगिक कमीशन के रूप में, सदस्य के रूप में उन्होंने जो बातें रखी, उनके आधार पर जो स्वदेशी का मॉडल उन्होंने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि उद्योगों पर विचार करते समय हमारा पहला, दूसरा और तीसरा भारत हित उद्देश्य होना चाहिए। पहला मतलब हम अपने कच्चे माल का उपयोग अपने उद्योगों के लिए करेंगे, विनिर्मित माल का उपयोग अपने देशवासियों के लिए करेंगे और जो लाभांश होगा वह देश के लिए होगा। ऐसी स्थिति में मालवीय जी का जो स्वदेशी का दर्शन है वह वस्तुतः देश प्रेम का दर्शन है, देशभक्ति का दर्शन है, आत्मनिर्भरता का दर्शन है, स्वावलंबन का दर्शन है। वे स्वदेशी को स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, प्रसन्नता, सुख और शांति का आधार मानते थे, क्योंकि जो मॉडल प्रोडक्शन का स्वदेशी होगा उसके आधार पर न केवल हम अपने यहाँ अपने कच्चे माल का उपयोग अपने देश के लोगों के लिए करेंगे, बल्कि उनसे जो लाभजनित होगा वह भी देश के काम आएगा। और ऐसी स्थिति में स्वदेश प्रेम और देशभक्ति ये दोनों पर्यायवाची बनते हैं। आज हम स्वदेशी पर जब विचार करते हैं तो हमारे सामने मालवीय जी का दर्शन, उनकी दृष्टि और उनका विचार एक वैचारिक अधिष्ठान के रूप में है, परंतु इस वैचारिक अधिष्ठान को मूर्त रूप देने में हमारे सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। आज जो श्रमिक अपने उत्पादन के केंद्रों से गांवों की ओर लौट रहे हैं,
उन्हें गांवों में समायोजित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए हमें गांवों के पोटेंशियल को, गांवों की क्षमता को समझना पड़ेगा, उन श्रमिकों की क्षमता को समझना पड़ेगा और तदनुरूप हमें गांवों में उद्योगों की रचना का निर्माण करना पड़ेगा। अर्थात आज आवश्यकता है रिफॉर्मेशन की, आवश्यकता है रीस्ट्रक्चरिंग की, और तब इस रिफॉर्म और रीस्ट्रक्चरिंग के आधार पर हम देश को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। तो यह रिफॉर्मेशन, रिस्ट्रक्चरिंग और ट्रांसफॉर्मिंग जो प्रोसेस है, इसे हमें समझने की आवश्यकता है। आज जो श्रमिक लौट रहे हैं उनमें कुशल श्रमिक भी हैं, अकुशल श्रमिक भी हैं, सेमी स्किल्ड लेबर भी है, और इनकी योग्यता और क्षमता को समझकर हमें गांवों में पोटेंशियल को देख करके उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का मॉडल लिया है। परंतु इस मॉडल को व्यावहारिक रूप देने के लिए हमें अपने चिंतन को मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा स्वदेशी का मैंडेट क्लियर होना चाहिए। यह स्वदेशी का जो मैंडेट है, यह इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों ही है। हम खुद समझते हैं और इसे हम केवल अपने लिए सुरक्षित नहीं रख रहे हैं, इसे हम दूसरों के साथ भी विचार विमर्श करके उनके उपयोग के लिए भी एक मॉडल के तौर पर प्रस्तुत कर सकते हैं। आज इस कोविड-19 महामारी ने जो विभीषिका हमारे सामने आर्थिक क्षेत्र में खड़ी की है, उस विभीषिका के समाधान के रूप में स्वदेशी उद्यम का मॉडल एकमात्र विकल्प है, क्योंकि आज इस परस्पर निर्भरता के कारण ही न केवल लोगों की स्थिति दयनीय हुई है, बल्कि उद्योगों की स्थिति भी आज एक संकट से गुजर रही है। कुछ मजदूर वापस जाना चाहते हैं, कुछ वापस नहीं जाना चाहते। ऐसी स्थिति में उन उद्योगों को भी खतरा है और इन लोगों को भी कठिनाई है जीविका की। अगर हमारे गांव पुरानी तरह रिपब्लिक के रूप में होते, अर्थात वे स्वावलंबी होते, आत्मनिर्भर होते, तो न केवल गांव स्वावलंबी होते बल्कि भारत भी आत्मनिर्भर होता। तो हमारे आत्मनिर्भरता का जो स्वावलंबन का, स्वदेशी का जो विचार है, इस विचार की स्पष्टता हमारे सामने होनी चाहिए। और फिर इस विचार की स्पष्टता के साथ साथ इसका उद्देश्य भी स्पष्ट होना चाहिए, और उद्देश्य की स्पष्टता के साथ साथ इस स्वदेशी विचार को ट्रांसलेट करने के लिए हमारी जो मेथोडोलॉजी है वह भी स्पष्ट होनी चाहिए। और इस प्रकार विचार के स्पष्ट होने पर, उद्देश्य के स्पष्ट होने पर, इसकी मेथोडोलॉजी स्पष्ट होने पर हम अपने गांवों की पुनर्संरचना जो करेंगे, उसके आधार पर जो उद्योगों की पुनर्संरचना होगी, उसके आधार पर जो भारत का ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वह भारत को एक आत्मनिर्भर देश के रूप में खड़ा करने में एक मॉडल होगा, जो केवल भारत के लिए नहीं होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। आज हमारे सामने विकास और समृद्धि एक चुनौती है, परंतु इस विकास और समृद्धि के साथ साथ एक बड़ी चुनौती है कि हम अपने इस विकास और समृद्धि के साथ कैसे खड़े रह सकें। आज जो विकास हमने प्राप्त किया है वह निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक खतरा है, क्योंकि यह प्रकृति सुसंगत नहीं है। हमने प्रकृति के संगठकों को अपने लिए संसाधन के तौर पर माना, और यह माना कि संपूर्ण प्रकृति हमारी भोग भूमि है और मैं इसका भोगता हूं। और इसी विचार के आधार पर वायु प्रदूषित हुई, जल प्रदूषित हुआ, धरती प्रदूषित हुई, और आज मनुष्यों में भी जिस तरह का टकराव बढ़ रहा है, इस बाजार भाव के कारण, उसके कारण सर्वत्र अशांति है। तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य था, सुख, शांति और प्रसन्नता, उसके स्थान पर जो मॉडल खड़ा हुआ वो असहयोग का है, निर्भरता का है, परस्पर प्रतियोगिता का है। और यह प्रतियोगिता केवल मनुष्यों के बीच में नहीं है, यह प्रतिस्पर्धा प्रकृति और मनुष्य के बीच में भी है, और जिसके कारण प्रकृति सुसंगत न होने की वजह से यह समृद्धि और विकास का मॉडल न तो धारणीय है और न ही पोषणीय है। इसलिए मालवीय जी का जो दर्शन स्वदेशी का था वह देश प्रेम के आधार पर था, वह स्वदेशी उद्यमशीलता के विकास के आधार पर था। इसलिए आज जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, उनको हमें इस स्वदेशी विचार को मूर्त रूप देने के लिए समझना पड़ेगा। सबसे पहली चुनौती फाइनेंशियल चैलेंज है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज घोषित किया है।
और इस पैकेज के आधार पर एमएसएमई अर्थात माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को हम पुनर्संगठित करने की ओर बढ़ सकते हैं। परंतु इनमें दूसरी चुनौती हमारी ह्यूमन रिसोर्स की है कि हमारे पास जो मानव संसाधन है, जो मैन पावर है, इस मैन पावर में भी उद्यमशीलता का टैलेंट निर्माण करना होगा। और इसके लिए मालवीय जी का जोर था कृषि शिक्षा, व्यापार शिक्षा, उद्योग शिक्षा और इनके साथ साथ अप्लाइड साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा, क्योंकि इनके आधार पर ही हम एक ऐसी मैन पावर तैयार कर सकते हैं जो मैन पावर नौकरी की तलाश नहीं, उद्यमशीलता के सिद्धांत के आधार पर खड़ी होकर